बेटा हम लोग पहुंचे स्टैट्स में एक नए चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में धीरे 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 करके मैंने सारे नोट्स लिखे हुए हैं, एक एक पॉइंट अलग अलग से लिखा हुआ है। मैट्रिक्स क्या होता है, कहाँ पे काम आता है, कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है। तो इसमें क्या रूल्स बहुत हैं, थियरी वाले पेजेस बहुत हैं। जब तक सारे रूल्स अच्छी तरह समझ में नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक भी सॉल्व करने नहीं आएगा। मतलब फर्स्ट 50% ऑफ द चैप्टर बहुत ईजी है और सेकंड 50% ऑफ द चैप्टर बहुत हार्ड है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सिर्फ इतना ही, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, सिर्फ ये 4 फंक्शंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन जिस तरीके से नंबर्स को अरेंज किया हुआ है मैट्रिक्स में, वो थोड़ा टिपिकल है। तो यहाँ पे डेफिनेशन एंड मीनिंग में लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। जब तक ये हाथ के इशारे से ऐसा करोगे नहीं, दिमाग में बैठेगा नहीं। रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। जो हम लोगों ने बचपन से सीखा है अपने क्लासरूम में, बचपन से जो हम लोगों ने सीखा है कि हमारे क्लासरूम में 3 रोज होती है या 4 रोज होती हैं, वो हम लोगों ने गलत सीखा है। हमारे क्लासरूम में 3 रोज नहीं होती है, हमारे क्लासरूम में 3 कॉलम होते हैं। रो ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल। हम जो क्लासरूम के बारे में बोलते हैं हमारे क्लास में इतनी रोज हैं, वो एक्चुअली रोज नहीं होती है, वो कॉलम्स होते हैं। रो हॉरिजॉन्टल होती है। यही इस चैप्टर की थीम है, रोज एंड कॉलम्स में नंबर्स को अरेंज किया हुआ है। अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। इफ mn नंबर ऑफ नंबर्स, mn मतलब m multiplied by n, if m multiplied by n numbers are arranged in a rectangular array of m rows and n columns, it is called a matrix of m cross n। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा, मैट्रिक्स ड्रॉ करके बताऊंगा, तब ये सारी बातें क्लियर होंगी। m रोज होती है, मेरा सब आगे लिखा हुआ है डिटेल में। m रोज होती है मतलब रो 1 हॉरिजॉन्टल, रो 2 हॉरिजॉन्टल, रो 3 हॉरिजॉन्टल, रो 4 हॉरिजॉन्टल, ऐसे m रोज होती है। और कॉलम्स ऐसे होते हैं वर्टिकल, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ऐसे n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। m रोज, n कॉलम्स। तो एक रेक्टेंगुलर शेप में नंबर्स हम अरेंज करके रखते हैं। इन राइटिंग अ मैट्रिक्स, it is usual to enclose this array by brackets like square bracket, small bracket और curly bracket। इसको एक्सेल की भाषा में पेरेंथेसिस बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को ये लोग पेरेंथेसिस बोलते हैं, बट हम लोगों को ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना चाहिए। अब क्या, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने नहीं आ रहा था, तो मैंने सब जगह पे स्मॉल ब्रैकेट ही लगाए हैं। बट आप लोग एग्जाम में ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, बड़ा वाला, ये वाला, ठीक है। ये इसका मैट्रिक्स के बाहर जो ब्रैकेट लगाते हैं, वो आप लोग हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, ये वाला। अब दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी एक्सेट्रा। कोई भी कैपिटल लेटर आप लिख सकते हो। फिर ये मैंने लिखा है, रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है। अब इतना तो आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स मैंने ड्रॉ की है। मैं यहाँ पे बोल रहा था आपको कि जो ये मैंने कल स्मॉल ब्रैकेट लगाया, आप स्मॉल ब्रैकेट की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। अब देखो ये ए मैट्रिक्स है। अब जो ये येलो बैकग्राउंड है, ये जो येलो बैकग्राउंड है, ये रो है। रो ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल। तो ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो हुआ, साइड में लिखा हुआ भी है सेकंड रो, ये थर्ड रो हुआ, फिर ये फोर्थ रो हुआ। इस तरीके से m नंबर ऑफ रोज होते हैं m नंबर ऑफ रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और कॉलम ऐसा होता है वर्टिकल। ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ठीक है, ये सेकंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ, फिर ये फोर्थ कॉलम है, फिर ये फिफ्थ कॉलम है, और इस तरीके से ये nth कॉलम है, ठीक है। n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है a, फिर नीचे की साइड 1 1, A12, A13, ये क्या है मैं ये भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनना ध्यान से। ये पहला एलिमेंट जो है A11, इसको पहली बात तो इसको A11 नहीं बोलते, इसको A11 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं A11। अब जिस तरीके से हम कभी भी कोई ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ पेपर पे हमेशा पहला नंबर x कोऑर्डिनेट का होता है और सेकंड नंबर y कोऑर्डिनेट का होता है।
पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट का होता है और सेकंड नंबर वाई कोऑर्डिनेट का होता है ग्राफ में, उसी तरीके से मैट्रिक्स में हमेशा पहला नंबर रो का होता है और सेकंड नंबर कॉलम का होता है। तो A11 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा। 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर ये 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये 1n मतलब फर्स्ट रो nth कॉलम। तो ये रो पूरी फर्स्ट ही है, 1 1 1 1 1 1 हमेशा हॉरिजॉन्टल रो होती है, और हमेशा पहला हॉरिजॉन्टल हमेशा रो होती है और पहला नंबर हमेशा रो का होता है। तो आप देखोगे ना सब जगह पे पहला नंबर 1 ही है, A11 A12 A13 अप टू A1n। ओके, अब ये सेकंड रो है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये सेकंड रो है। ये A21 मतलब एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 21 मतलब रो सेकंड है और कॉलम फर्स्ट है, 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, और 2n मतलब सेकंड रो nth कॉलम। एक और बता देता हूँ, A31 से लेकर A3n, तो 3 सब में देखो पहला नंबर 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, मतलब ये थर्ड रो है, ये थर्ड रो है। तो A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A थर्ड रो सेकंड कॉलम, A थर्ड रो थर्ड कॉलम, और अप टू A थर्ड रो nth कॉलम। अब इसी तरीके से लास्ट रो है mth रो, लास्ट जो रो है वो mth रो है, यहाँ पे m आएगा, mth रो, लास्ट जो रो है वो ये mth रो है। तो ये होगा mth रो का फर्स्ट कॉलम, mth रो का सेकंड कॉलम, mth रो का थर्ड कॉलम, और ये mth रो का nth कॉलम, mn मतलब mth रो, ये mth रो का nth कॉलम। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि रो हॉरिजॉन्टल होती है। जब तक इस तरीके से हाथ का मूवमेंट करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। रो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। चलो, अब ये कॉलम्स के सेम वही मैट्रिक्स ऊपर वाला ही नीचे कॉपी किया है, सिर्फ कलर बैकग्राउंड चेंज किया है कॉलम शो करने के लिए। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड जो भी कलर है ये कॉलम्स है। ठीक है, आगे। In case of graphs, the first number is always x coordinate and second number is always y coordinate. Similarly, in case of matrices, the first number always denotes the number of row and the second number always denotes the number of column. जैसे ग्राफ में हमेशा पहला नंबर x का होता है और दूसरा नंबर y का। ग्राफ पेपर पे अगर आपने ऐसे लिखा है 5,3, अगर आपने ग्राफ पेपर पे ऐसे लिखा है 5,3, मतलब x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का 3। ठीक है, x एक्सिस का 5, y एक्सिस का 3। उसी तरीके से अगर आपने मैट्रिक्स में ऐसा लिखा है 5,3 a 5,3, अगर आपने मैट्रिक्स में ऐसा लिखा है a 5,3, अगर आपने मैट्रिक्स में ऐसा लिखा है a 5,3 मतलब एलिमेंट ऑफ फिफ्थ रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फिफ्थ रो एंड थर्ड कॉलम, तो पहला नंबर हमेशा एक्स एक्सिस का होता है। जैसे ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है वैसे मैट्रिक्स में पहला नंबर हमेशा रो का होता है। ओके, द इंडिविजुअल क्वांटिटीज लाइक a11 a12 a23 अप टू mn आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये सारे अंदर जो नंबर्स हैं वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। आगे, it should be clear at this stage that the matrix is simply an arrangement of numbers and it cannot have a value. मैट्रिक्स सिर्फ एक नंबर्स का अरेंजमेंट है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। हम ऐसे नहीं बोल सकते मैट्रिक्स इक्वल टू 7 या मैट्रिक्स इक्वल टू 9। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए याद कर लेना, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक आगे, मैट्रिक्स इज ओनली एन ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब जो हायर लेवल मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करने में काम आता है। मैट्रिक्स इज जस्ट एन ऑपरेटर, ओके, यूज्ड इन हायर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स। ये सिर्फ काम आता है हायर लेवल स्टडीज में। इट इज जस्ट एन
ऑपरेटर। आगे आगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यहां से लेकर नए नए टॉपिक्स शुरू हो गए। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रिंसिपल डायगोनल। अब डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या? वैसे तो सीधा सीधा मैंने कलर करके रखा है ये येलो बैकग्राउंड वाला। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब A11, A12, A सॉरी मैंने गलत बोला, A11, A22, A33, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। वैसे तो मैंने कलर करके रखा है तो आपको क्लियरली दूर से दिखाई देगा कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब ये जो लिखा है ना प्रिंसिपल डायगोनल, सुनना ध्यान से। अच्छा पहले ये मैं बता दूं ये क्या लिखा हुआ है। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं बोलते हैं, 3 क्रॉस 3 बोलते हैं, मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स। ये मैट्रिक्स जो है इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। आगे द डायगोनल containing the elements A11, A22, A33 is called the principal diagonal of the matrix। इसके बारे में प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में मैंने और भी आगे नोट्स लिखे हैं, तो धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। डायगोनल ये होता है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक वालों को सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल पता है, एक ही डायगोनल पता है, लेकिन मैं आपको 2 डायगोनल बताऊंगा। आपको भी मालूम है जब हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं या रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसमें 2 डायगोनल होते हैं, वो आपको भी पता है, ठीक है। अब ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, A11, A22, A33, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। अब सुनना ध्यान से, और ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11, A22, A33 आर द डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर आपको कभी प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन पूछें व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल, तो आपको ऐसे लिखना है अ डायगोनल कंटेनिंग द एलिमेंट्स A11, A22, A33 is called the principal diagonal of the matrix। तो कभी प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन पूछें तो ये लिखनी है। आगे एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं था कहीं पे भी। अब टेक्स्ट बुक वालों को क्या सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल बोलने आता है, उनको एक ही डायगोनल बोलने आता है। तो हम लोगों ने बचपन में सीखा है कि 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल होता है A से लेकर C तक, डायगोनल AC, और एक डायगोनल होता है B से लेकर D तक, डायगोनल BD। ये मैंने मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन बनाया, सुनना ध्यान से। 1-2 शब्द ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं है बट मैंने मेरी तरफ से इंसर्ट या ऐड किए हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। आपको मालूम है जब हम क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखते हैं तो यहाँ क्लॉकवाइज घूमते हैं, ABCD, यहाँ हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये एंटी क्लॉक था, ABCD, यहाँ हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ पे, D यहाँ पे। तो जब भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है या क्लॉकवाइज होता है, ABCD। ओके, अब इसमें AC को टेक्स्ट बुक वाले डायगोनल AC को या लाइन सेगमेंट AC को ये लोग प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल बोलते हैं। ये मैंने साइड में डायग्राम भी बना के रखा है, A11, A22, A33। बुक वाले इसको प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल बोलते हैं AC को। अब मैंने क्या किया है, मैंने BD का भी नाम रखा है, मैंने इस BD का नाम रखा है, डायगोनल BD या लाइन सेगमेंट BD, इसका मैंने नाम रखा है एंटी डायगोनल। ऐसा कोई नाम टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये मैंने नाम रखा है एंटी डायगोनल। प्लीज ये आपके और मेरे बीच की बात है, ये कहीं पे लिखना नहीं है एंटी डायगोनल। तो एंटी डायगोनल मतलब ये वाला A13, A22, A31। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको बचपन की मैथ से कंपेयर करेंगे। बचपन में जो हमने क्वाड्रिलेटरल सीखा है या स्क्वायर सीखा है या रेक्टेंगल सीखा है, तो जो डायगोनल AC होता है, डायगोनल AC होता है वो बुक वालों के हिसाब से मेन डायगोनल होता है, और जो डायगोनल BD होता है वो हमारे हिसाब से एंटी डायगोनल होता है, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को दिमाग में रखोगे तो पता चल जाएगा, AC is the main diagonal, BD is anti diagonal, ठीक है। और अब एलिमेंट की लोकेशन से याद रखोगे तो ये डायग्राम में क्लियरली ये जो येलो बैकग्राउंड है A11, A22, A33 ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और ये A13, A22, A31 ये एंटी डायगोनल है। इसके बाद एक नया टॉपिक
ये है इक्वल मैट्राइसिस, ये नया टॉपिक है इक्वल मैट्राइसिस। अब मैं यहां से रीड करने से पहले सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि इक्वल मैट्राइसिस मतलब क्या। दो ऐसी मैट्राइसिस, अच्छा आपको ये तो पता चल गया होगा अभी तक कि मैट्रिक्स एक सिंगुलर शब्द है और मैट्राइसिस इसका प्लूरल शब्द है। एक मैट्रिक्स सिंगुलर, मैनी मैट्राइसिस प्लूरल। अब कोई भी दो मैट्राइसिस इक्वल हो सकती है इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। कोई भी दो मैट्राइसिस, एनी टू मैट्राइसिस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। मैं सिंपल भाषा में बता देता हूं, कोई भी दो मैट्राइसिस इक्वल तभी हो सकती है जब उनके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, हर एक एलिमेंट प्लस और माइनस साइन के साथ सब कुछ सेम हो। 100% एवरीथिंग इज सेम, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ईच एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो जिस जगह पे एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, तो ही दो मैट्राइसिस इक्वल मैट्राइसिस होती है। तो नंबर ऑफ रोज भी सेम होने चाहिए दोनों मैट्राइसिस में, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल होने चाहिए और हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एकदम सेम होना चाहिए साइन के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रोज, the number of rows in both the matrices should be equal and the number of columns in both the matrices should be equal. That is, the order of both the matrices must be same. सीधी बात है ना, रोज इक्वल होंगी, कॉलम्स इक्वल होंगे तो ऑर्डर भी इक्वल होगा। ऑर्डर मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं 3x3। ओके, फिर सेकंड पॉइंट भी लिखा हुआ है द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन बोथ द मैट्राइसेस शुड बी सेम। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो जिस जगह पे एलिमेंट है, that is two matrices are equal if they are equal in all respects। कोई भी दो मैट्राइसेस इक्वल तभी है जब वो हर एस्पेक्ट में, हर रेस्पेक्ट में इक्वल हो। फिर ये टॉपिक अभी नहीं आएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन थोड़ी देर के बाद आएगा। तो मैं ये बता रहा था कि कोई भी दो मैट्राइसेस इक्वल तभी हो सकती है जब इनके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। अब इसका ये एग्जांपल है, ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। एक्चुअली मैंने तो कॉपी पेस्ट ही किया है सारा, सिर्फ मैंने नाम चेंज कर दिया, ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, बाकी सारा मैंने ये यहां से कॉपी पेस्ट किया है। ये कंट्रोल सी, फिर से करके दिखाता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, एकदम 100% सब कुछ सेम है। इसमें ए में 3 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब बी में भी वही 3 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, ए में 4 कॉलम है, 1 2 3 4। कॉमन सेंस की बात है, मैंने सब कॉपी पेस्ट ही किया है, ठीक है। इसमें भी 4 कॉलम है, 1 2 3 4। अब हर एक एलिमेंट सेम है, 7 12 0 -9। यहाँ पे भी वही है, 7 12 0 -9। ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूँ मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो सब इक्वल ही है। तो सारे नंबर ऑफ रोज भी इक्वल है, सारे नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल है और हर एक एलिमेंट भी सेम है, जो जिस जगह पे है उसी जगह पे। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है उसी प्लेस पे, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 है सेम प्लेस पे। हेयर ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी मतलब ए और बी दोनों इक्वल मैट्राइसेस है, ठीक है। अब आप लोग क्या करना, जहां तक मैंने इक्वल मैट्राइसेस तक समझाया, यहां तक अच्छी तरह से एक नई नोटबुक में सारे नोट्स लिखना, और भी बहुत सारे नोट्स हैं, थियरी वाले पेजेस बहुत हैं, इतना पहले लिख लेना। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ यदि आप लोग अच्छी तरह लिख पाओ। सब कुछ लिखना बेटा अच्छी तरह।
यहाँ तक मैंने आपको बताया, यहाँ तक लिख लेना। फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक्स के मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा, देखते जाना, लिखते जाना। लिखोगे तो ही ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। अच्छी नोटबुक बनाना, एक लिखते जाना।